हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सविता। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज की क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड की, जिसमें आज हमारा टॉपिक है मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा का। जानेंगे अभिप्रेरणा क्या है, इसका अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, इसके पक्ष, तो सारी चीज़ें इस टॉपिक के बारे में कवर करेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपका ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए और ये टॉपिक आपके सिलेबस में भी दिया गया है और साथ ही आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जानेंगे अभिप्रेरणा या मोटिवेशन क्या है। अभिप्रेरणा की अगर बात करें तो ये मनुष्य के कार्य और व्यवहार को एक दिशा प्रदान करने वाली शक्ति होती है कि अगर आप कोई चीज़ को कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, उसे आप तब तक करें जब तक आपको सफलता ना मिल जाए या फिर आवश्यकता आपकी पूरी ना हो जाए। तो ये क्या है, अभिप्रेरणा आपको निरंतर कार्य करने या आपके व्यवहार को एक दिशा प्रदान करने की शक्ति होती है। आगे देखिएगा, अभिप्रेरणा मोटिवेशन शब्द का हिंदी रूपांतर है और मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन भाषा के मोटम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। मोटम शब्द का अर्थ होता है मूव, मोटर या फिर मोशन, अर्थात गति या फिर क्रिया करना। तो अब आपको समझ में आ गया कि अभिप्रेरणा का अर्थ क्या हुआ? गति या फिर क्रिया करना। अभिप्रेरणा के शाब्दिक अर्थ को देखिएगा, तो इसके शाब्दिक अर्थ के अनुसार किसी भी उत्तेजना को प्रेरणा कहा जा सकता है। अगर आप किसी कार्य को करने के लिए उत्तेजित हैं, इसका मतलब क्या है कि आप प्रेरित हैं या फिर आप मोटिवेटेड हैं, जिसके कारण व्यक्ति कोई प्रतिक्रिया या फिर कोई व्यवहार करता है। और इस प्रकार उत्तेजना आंतरिक और बाह्य दोनों हो सकती है। मान लीजिए आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए आप आंतरिक रूप से या फिर अंदर से अभिप्रेरित हो सकते हैं या फिर बाहर से भी अभिप्रेरित हो सकते हैं। इसलिए मोटिवेशन आंतरिक और बाह्य दोनों होती है। आगे देखिएगा, अभिप्रेरणा एक अदृश्य शक्ति है जिसे देखा नहीं जा सकता, यानी कि आप कितना मोटिवेट हैं अंदर से या फिर कितना बाहर से मोटिवेट हैं, ये चीज़ कोई देख नहीं सकता है, इसलिए इसे अदृश्य शक्ति भी कहा जाता है। यह किसी आवश्यकता से उत्पन्न होती है। आपके पास आवश्यकता है किसी चीज़ की, मान लीजिए जॉब की आवश्यकता है या फिर भोजन की आवश्यकता है, तो आप क्या करेंगे? कार्य करेंगे। जॉब की आवश्यकता है तो आप दिन रात पढ़ाई करेंगे। भोजन की आवश्यकता है या फिर आपको कपड़ा, रोटी, मकान, किसी भी चीज़ की आवश्यकता है तो आप उसके लिए कार्य करेंगे। तो मोटिवेशन कहाँ से उत्पन्न होता है? आवश्यकता से उत्पन्न होता है। अगर आपके पास जॉब भी है, सब कुछ ऑलरेडी है, तो आप क्यों मोटिवेट होंगे भाई? जब कोई आपको कार्य ही नहीं करना है, आपको कोई आवश्यकता ही नहीं पूरी करनी है, तो आप मोटिवेट नहीं होंगे, कोई भी कार्य आपको नहीं करना होगा। लेकिन जब आपके पास आवश्यकताएं होंगी, नीड्स होंगी, तब आप आगे उस कार्य को करने के लिए, उस आवश्यकता को पूरी करने के लिए मोटिवेट होगे या फिर प्रेरित होगे। तो ये क्या है? आवश्यकता से उत्पन्न होती है और इससे किसी विशेष क्रिया करने का हमें संकेत मिलता है कि भाई अगर हमें खाना की आवश्यकता है तो हम उसके लिए कार्य करेंगे, या फिर अगर जॉब की आवश्यकता है तो हम उसके लिए पढ़ाई करेंगे। तो विशेष क्रिया करने का संकेत देती है। अभिप्रेरणा किसी आवश्यकता से उत्पन्न होती है और व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है कि अगर आपको अपनी आवश्यकता पूरी करनी है तो आप कार्य करेंगे, उसके लिए आप प्रेरित होंगे या फिर प्रोत्साहित आपको मोटिवेशन करती है। तो ये चीज़ें हैं, इसका अर्थ आपने जान लिया। यहाँ से ये हो गया। अब देखेंगे इसकी परिभाषा। पहली परिभाषा गुड के अनुसार है। इसे आप गुड नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये गुड है, और GOOD गुड ये एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है। तो गुड ने एक परिभाषा दी है कि प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। मान लीजिए आप कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन जब आप उस कार्य को कर रहे हैं और तब तक कर रहे हैं जब तक आपको सफलता नहीं मिल जा रही है या फिर आवश्यकता पूरी नहीं हो जा रही है, तब तक उस कार्य को अगर किया जा रहा है, तो इसका मतलब व्यक्ति क्या है? अंदर से प्रेरित है, अभिप्रेरित है या फिर मोटिवेट है। तो ये मोटिवेशन क्या है? कार्य को जारी रखने और निरंतर या नियमित करने की प्रक्रिया है। मैकडूगल ने परिभाषा दी है कि प्रेरणा मनुष्य के भीतर की शारीरिक और मानसिक अवस्थाएं हैं जो किन्हीं विशेष दशाओं में कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं व्यक्ति को। तो ये दो परिभाषा यहाँ से आप देख लेंगे। आगे हम देखेंगे अभिप्रेरणा की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। पहली विशेषता है, अभिप्रेरणा के लिए किसी न किसी प्रकार की आवश्यकता का होना जरूरी है। जब आपके पास कोई आवश्यकता होगी तब आप उस कार्य को करने के लिए या फिर आवश्यकता को पूरी करने के लिए
क्या करोगे, कार्य करोगे। और कार्य कैसे, जब आप आवश्यकता पूरी करोगे। क्यों, जब आप मोटिवेट होंगे, मोटिवेट नहीं है अंदर से तो आप उस कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे या फिर आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती। इसलिए अभिप्रेरणा के लिए आवश्यकता का होना जरूरी है। आगे है, अभिप्रेरणा उत्पन्न करने वाले कारकों को अभिप्रेरक कहा जाता है। क्योंकि मान लीजिए अभिप्रेरक क्या हुआ, आपका भोजन जो आपको अभिप्रेरणा उत्पन्न कर रहा है या फिर कार्य करने के लिए उत्साहित कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, तो अब भोजन क्या हुआ, अभिप्रेरक हो गया। आगे है, इसके द्वारा या अभिप्रेरणा के द्वारा प्रारंभ किया गया कार्य प्राणी या मनुष्य के द्वारा संतुष्टि प्राप्त करने तक निरंतर जारी रहता है। जब तक आपको संतुष्टि नहीं मिल जाती या फिर सफलता नहीं मिल जाती तब तक ये चलता रहता है या निरंतर जारी रहता है। आगे है, इस प्रक्रिया में व्यक्ति की भावनाएं, संवेग, मूल प्रवृत्तियां तथा इच्छाएं सभी सक्रिय रहती हैं। अगर आप मोटिवेट हैं तो आपके संवेग भी आप पर हावी नहीं होंगे, आपकी भावनाएं भी आप पर हावी नहीं होंगी। मान लीजिए आपको जॉब चाहिए और बीच में भाई बाबू सोना वाली बात भी चल रही है, तो वहाँ से आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे कि हाँ, हमारे संवेग, हमारी भावनाएं या फिर जो इच्छाएं हैं वो हमारे ऊपर हावी ना हो और हम अपनी आवश्यकता को पूरी कर ले। इसलिए इसमें संवेग या भावनाएं सारी चीज़ें सक्रिय रहती हैं। आगे देखिएगा, अगली विशेषता है कि अभिप्रेरणा के द्वारा व्यक्ति का व्यवहार किसी सुनिश्चित या अनुमानित लक्ष्य की ओर निर्देशित होता है। आपका व्यवहार कोई लक्ष्य है आपके पास, कोई लक्ष्य या फिर कोई सफलता पानी है तो उसके लिए निर्देशित रहता है अभिप्रेरणा के द्वारा व्यक्ति। तो ये सारी विशेषता यहाँ से आपने देख ली। अब हम देखेंगे अभिप्रेरणा के पक्ष कौन कौन से हैं। तो अभिप्रेरणा के 3 पक्ष होते हैं। पहला आवश्यकता, दूसरा अंतर्नोद और तीसरा क्या, उद्दीपन। आवश्यकता जिसे नीड कहा जाता है, दूसरा अंतर्नोद इसे हम प्रणोदन या ड्राइव कहते हैं और तीसरा है उद्दीपन जिसे इंसेंटिव कहा जाता है। तो ये 3 पक्ष होते हैं अभिप्रेरणा को, जिसको यहाँ पर हम देखेंगे। देखिएगा, पहला है आवश्यकता या फिर नीड। तो नीड क्या है, प्रत्येक प्राणी या मनुष्य के जीवन को बनाए रखने के लिए उसकी कुछ मौलिक आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी चीज़ें तो जिनकी पूर्ति होना आवश्यक है। अगर हमारी मौलिक आवश्यकताएं ही पूरी नहीं होंगी तो हमारे अंदर क्या होगा, तनाव या फिर असंतुलन हो जाएगा, हम तनाव में रहेंगे। और वह व्यक्ति जिसके अंदर तनाव होगा वह क्रियाशील हो जाएगा कि भाई हमें अपनी मौलिक आवश्यकताएं पूरी करनी है तो हमें कार्य करना होगा, तो वह व्यक्ति क्रियाशील हो जाता है। उदाहरण देखिएगा, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि भूखे व्यक्ति में तनाव और क्रियाशीलता तब तक बनी रहती है जब तक उसे भोजन नहीं मिलता, और अगर आपको भोजन मिल जाता है तब आपकी जो क्रियाशीलता है और आपका तनाव कम हो जाता है। तो ये आवश्यकता है पहला पक्ष। दूसरा है अंतर्रोध या प्रणोदन, जिसे हम चालन कहते हैं या ड्राइव कहते हैं इंग्लिश में। तो अंतर्नोद क्या है, अंतर्नोद किसी आवश्यकता को पूरी करने के लिए व्यवहार या क्रिया करने के लिए क्रियाशील करता है। अंतर्नोद के द्वारा या फिर ड्राइव के द्वारा आप उस कार्य को करते हो। आवश्यकता तो है लेकिन आप उस कार्य को करने जब जाते हो, ऐसा थोड़ी ना है कि हाँ भाई बस दिन रात सोच रहे हैं कि हमें आवश्यकता है, एक जॉब पानी है, लेकिन उसे जब आप जॉब के लिए मेहनत नहीं करोगे या फिर भोजन की आवश्यकता है, दिन रात भूखे तो नहीं बैठ सकते ना, कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। भूखे हैं तो भोजन बनाना पड़ेगा। तो जो आपने भोजन बनाने के लिए आप कार्यशील या फिर आपने कार्य किया, आप उठकर बनाए, तो ये क्या है, अंतर्नोद है, यानी कि ड्राइव है। तो ये यहाँ से हो गया। तीसरा पक्ष क्या है, उद्दीपन या प्रोत्साहन। उद्दीपक अंतर्नोद की ओर व्यक्ति को ढकेलता है। कोई भी पुरस्कार जैसे चॉकलेट हो गया, खिलौना हो गया या फिर कोई मेडल हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, उद्दीपक हैं। कोई भी पुरस्कार उद्दीपक हो सकता है जिसे प्राप्त करने पर अगर किसी व्यक्ति को जो कार्य कर रहा है उसे हम शाबाशी दे दें या फिर उसे मोटिवेट कर दें तो वह व्यक्ति और अच्छे से काम में लगा रहेगा। तो ये क्या है, उद्दीपक अंतर्नोद की ओर व्यक्ति को ढकेलता है कि व्यक्ति कार्य तो कर रहा है लेकिन और अच्छे से करे या फिर लगातार उसमें लगा रहे, इसलिए उद्दीपन का होना आवश्यक है या फिर प्रोत्साहन का होना आवश्यक है। इसे हम पुरस्कार के रूप में भी दे सकते हैं और इसे हम विचारों या फिर हम उसे प्रोत्साहित कर सकते हैं शब्दों से, अपने विचारों से। तो ये क्या है, जिसे अगर किसी को हम देते हैं उद्दीपक
जैसे खिलौना, चॉकलेट या फिर शाबाशी देते हैं तो बच्चा पुनः उस वांछित व्यवहार को या फिर कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है। तो ये यहाँ से आपने देख लिया आवश्यकता, और दूसरा क्या था अंतर्नोद, और तीसरा उद्दीपन। ये सारे अभिप्रेरणा के पक्ष हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम ये देखेंगे आवश्यकता, अंतर्नोद और उद्दीपन, इसमें संबंध क्या है। तो इसमें संबंध बताया है हिलगार्ड ने। हिलगार्ड के अनुसार कहा गया कि आवश्यकता जो है वो अंतर्नोद को जन्म देती है, यानी कि कार्य करने को जन्म देती है, और अंतर्नोद बढ़े हुए तनाव की स्थिति है जो क्रियाशीलता या प्रारंभिक व्यवहार की ओर ले जाती है। और उद्दीपन क्या है, तो उद्दीपन एक बाहरी वातावरण की कोई वस्तु है जो आवश्यकता को संतुष्ट करती है। तो यह आपस में तीनों चीज क्या है, संबंधित है। आवश्यकता, अंतर्नोद और उद्दीपन, ये तीनों क्या है, आपस में अंतः संबंधित हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मोटिवेशन क्या है और इसके पक्ष, इसकी विशेषताएं, परिभाषा, सारी चीज़ों से आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी, ये सारी चीज़ें समझ में आई, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया होगा तो कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको लगातार बीएड की क्लासेस दी जाती हैं। और अगर कोई डाउट होगा तो आप अपना डाउट भी ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।